अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर कंज़ाफ्ता फ्रॉम चिज़ल और आज हम बात करेंगे हेयर लॉस पे। हेयर लॉस एक बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है और बहुत कॉमनली फेस करना पड़ रहा है इवन आज के यंगस्टर्स को भी। मैंने देखा है कि 20s में या इवन लेट टीन्स में भी हेयर फॉल शुरू हो चुका है और इसकी मल्टीपल कॉजेज़ हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और साथ ही इनके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। और जो भी आजकल लेटेस्ट सॉल्यूशंस चिज़ल में अवेलेबल हैं या पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं, वो भी उन पे भी हम आज बात करेंगे। जनरल हेयर लॉस की बहुत सारी कॉजेज़ हैं जिनमें आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे कॉमन कॉज आपका स्ट्रेस है। स्ट्रेस की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, आइदर इट इज़ फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आपकी बॉडी पे किसी भी तरह का स्ट्रेस होगा तो आपके बाल ख़राब होंगे, बाल उतरेंगे, आप गंजपन की तरफ जाएंगे लाजमी। तो अगर तो फिजिकल स्ट्रेस है, लाइक आप किसी इलनेस में से गुजरे हैं, आपको 1-2 वीक्स फीवर रहा है या बहुत सख्त बुखार, गला ख़राब या टाइफाइड फीवर या किसी किस्म की भी बीमारी में से आप गुजरे हैं, तो उसके 3-4 वीक्स के बाद आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। ये हेयर फॉल जनरलाइज्ड हेयर फॉल होता है, यानी कि फुल स्कैल्प में से होता है और एकदम से आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि तकिए के ऊपर, वॉशरूम्स में, बेडरूम्स में, हर तरफ आपके बाल ही दिख रहे हुए हैं। तो इस हेयर फॉल के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी अल्लाह ने इस तरह से बनाई है कि जैसे ही आप उस स्ट्रेस की एक ख़ास टाइम ड्यूरेशन गुजरता है तो आपकी बॉडी अपने आप को रिस्टोर करती है, अपने रिजर्व्स जो है वो वापस लेती है। तो क्या होता है कि आपके बाल भी वापस आना शुरू हो जाते हैं जैसे ही आप सेहतमंद होते हैं। तो इट टेक्स 3 to 6 मंथ्स, जब आपके बाल गिरना रुक जाएंगे ना सिर्फ, बल्कि 6 मंथ्स में आपके बाल जो गिरे थे वो भी वापस आ जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखते हो, एक्सरसाइज का ख्याल रखते हो, मल्टीविटामिन्स लेते हो। और इसके साथ अगर हम कुछ स्प्रेज ऐड कर दें जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, तो इवन बालों का गिरना जल्दी रुक जाता है और बालों की रिस्टोरेशन जल्दी हो जाती है। इसी तरह का एक हेयर फॉल बहुत कॉमन है जो अक्सर पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं प्रेगनेंसी हेयर लॉस। तो जैसे ही आप डिलीवरी के बाद फर्स्ट 3 मंथ्स में आपका हेयर फॉल होता ही होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एकदम से आपके बाल गिरते हैं और बालों का वॉल्यूम आधा रह जाता है। तो इस हेयर फॉल के साथ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी जैसे ही बॉडी के रिजर्व्स पूरे होंगे, आप हेल्दी होंगे, 3 to 6 मंथ्स में ये हेयर फॉल भी रुक जाता है और बालों का वॉल्यूम जो है वो रिस्टोर हो जाता है। इसका भी सोल्यूशन यही है कि आपने अच्छी डाइट रखनी है, मल्टीविटामिन्स लेने हैं और मिनॉक्सिडिल स्प्रे का इस्तेमाल करना है। अब हम बात करते हैं पैटर्न्ड हेयर लॉस पे। पैटर्न्ड हेयर लॉस जो है ये आजकल की मोस्ट कॉमन डिजीज़ है, जो कि ना सिर्फ मर्दों में बल्कि ख़वातीन में भी देखने को मिलता है। पैटर्न्ड हेयर लॉस का मतलब है मर्दाना गंजपन या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। मर्दों में ये ख़ास तौर पे शुरू होता है आपकी फ्रंटल रिसेशन से, दोनों साइड से आपके बाल पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और एक क्राउन एरिया से एक चांद सा बनना शुरू हो जाता है जहाँ से हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को एंड्रोजेनेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये लोकल मेल हार्मोन्स या सिस्टेमिक, यानी आपकी बॉडी में जो मेल हार्मोन्स रन कर रहे हैं उसकी वजह से होता है। तो हार्मोन्स को तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पास इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं जिससे हम बालों का गिरना कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज़ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो इसके ट्रीटमेंट्स भी ऑन गोइंग ही रहेंगे। जब तक आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है तब तक हमने उसको कंट्रोल ही करते रहना है, चाहे वो आप स्प्रेज लगा रहे हैं, खाने वाली दवाइयाँ खा रहे हैं या प्रोसीजर्स की तरफ जा रहे हैं, तो आपको मेंटेनेंस पे रहना पड़ता है ताकि हम ट्रांसप्लांट से पहले पहले तक जितना कंट्रोल कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट को, वो कर सकें। तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया पे हम बात करें तो सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है स्प्रेज के साथ। स्प्रेज आती हैं टॉपिकल, इनको हम टॉपिकल मेडिकेशंस कहते हैं, डिफरेंट नामों से अवेलेबल होती हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन और मोस्ट इफ़ेक्टिव जो मुझे लगता है वो मिनॉक्सिडिल स्प्रे है। मिनॉक्सिडिल स्प्रे आपके 5% पे जाके इफ़ेक्टिव होता है। इसके आपने 2 पफ्स लेने होते हैं सुबह और शाम में। आप, और इसको लगाने का तरीका ये होता है कि आपने 2 पफ्स लेने हैं अपने फिंगर टिप्स के ऊपर। आपने डायरेक्ट इसको कभी भी नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लगाओगे तो आपके स्प्रे जो है वो यहाँ माथे पे भी आ जाएगा और आपके वहाँ पे भी बाल उगाएंगे। तो इसलिए हमेशा इसको आपने अपनी फिंगर टिप्स पे लेना है। 2 पफ्स स्प्रे के फिंगर टिप्स पे लेके तो बालों की रूट्स में आपने मसाज कर लेना है। बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करना, बस हल्का सा लगाना ही होता है। दूसरा, इसको वॉश करना ज़रूरी नहीं है। आपकी जो भी हेयर की वॉशिंग रूटीन है आप उसी तरह से रखोगे। अगर आप मॉर्निंग में वॉश करते हो या 2 दिन के बाद वॉश करते हो तो इट्स ओके, इसको लगा रहने दें। और फिर जब आप
क्लेंस करोगे, वॉश करोगे स्कैल्प को, तो उसको अच्छे से क्लेंस करना है ताकि इसकी लेयर्स जो हैं वो वहाँ पे ना रह जाएं। मिनॉक्सिडिल स्प्रे के अलावा आजकल और भी बहुत नए सब्सटेंसेस आ चुके हैं जो कि हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। उसमें आपके ऐसी साइड स्प्रेज जिनमें बाइकेपल, प्रोकेपल, ज़ाइलिशाइन, रिडेंसिल इस्तेमाल हुआ है, ये सब चीज़ें आपके हेयर ग्रोथ को ज़्यादा करती हैं और हेयर फॉल को प्रिवेंट करती हैं। लेकिन अगेन एंडोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए आपको कॉन्टीन्यूसली इन स्प्रेज को यूज़ करना होता है। अक्सर पेशेंट्स ये कहते हैं कि जैसे ही हम मिनॉक्सिडिल स्प्रे छोड़ते हैं तो एकदम से हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक बात है। इसकी वजह मिनॉक्सिडिल को छोड़ना नहीं है, इसकी वजह ये है कि आपका एंडोजेनेटिक एलोपेशिया एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो मिनॉक्सिडिल स्प्रे या डिफरेंट स्प्रेज ने उस प्रोसेस को हॉल्ट किया हुआ था और आपके हेयर फॉल को रोका हुआ था। तो जहाँ पे आप डिसकंटिन्यू करोगे अपने ट्रीटमेंट को, हेयर फॉल दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे सारे ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको कंटिन्यूस स्प्रेज पे रहना पड़ेगा। जी, स्प्रेज के बाद बात करें तो कुछ एंटी एंड्रोजन या एंटी हार्मोनल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जो टैबलेट फॉर्म में आते हैं। वो भी हेयर ग्रोथ को बहुत बढ़ा देते हैं और वो हार्मोन्स जो आपके हेयर फॉल कॉज कर रहे होते हैं वो उनको लोकली जाके और सिस्टेमिकली जाके रोक देते हैं। लेकिन चूंकि ये एंटी मेल हार्मोन ट्रीटमेंट्स हैं तो इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। कुछ लोगों को सूट कर जाते हैं तो वो इनके ऊपर कॉन्टीन्यूसली इनकी मेंटेनेंस पे रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो इनको डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। अब आते हैं डिफरेंट प्रोसीजर्स की तरफ कि ऐसे कौन से प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं जिनको हम सिंगुलरली या इनको एज एन एडजंक्टिव ट्रीटमेंट अपने बालों की स्प्रेज के साथ या मेडिकेशंस के साथ यूज़ करते हैं ताकि बालों की ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ाया जा सके और बालों के हेयर फॉल को जल्दी स्प्रेस किया जाए। तो इसमें जो आपने अक्सर सुना होगा बहुत कॉमन है पीआरपी। पीआरपी इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें क्या किया जाता है कि आपका 10 to 20 ml ब्लड लिया जाता है सैंपल और उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से वाइट ब्लड सेल्स का पोर्शन अलग कर लिया जाता है और उसमें वाइट ब्लड सेल्स के पोर्शन में एक पोर्शन होता है जो कि प्लेटलेट रिच होता है। उसको पीआरपी का नाम दिया जाता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का। उस पोर्शन को अलग करके हम स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ख़ास तौर पे बाल्डनेस वाले एरियाज़ में। तो हमने उससे देखा है कि हेयर ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है और हेयर फॉल रुकना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके मल्टीपल ट्रीटमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं और मेंटेनेंस पे रहना होता है। पीआरपी के ट्रीटमेंट को और इफ़ेक्टिव करने के लिए हम इसमें डिफरेंट हेयर बूस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें बायोटिन होता है, डिफरेंट स्किन बूस्टर्स, कोलेजन एंड पेप्टाइड्स यूज़ किए जाते हैं। इससे आपकी पीआरपी की इफेक्टिवनेस और बढ़ जाती है। एक्सोसोम आजकल लेटेस्ट प्रोसीजर है जो एंडोजेनेटिक एलोपेशिया और हेयर लॉस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक्सोसोम्स बेसिकली सेल टू सेल मैसेंजर का काम करते हैं और ये एनर्जी एंड पॉलीपेप्टाइड रिच पार्टिकल्स होते हैं जो सेल टू सेल मैसेज लेके जाते हैं कि आपने क्या काम करना है। आइदर आपने नए बाल बनाने हैं, नई प्रोटीन्स बनानी है, नई स्किन बनानी है। तो एक्सोसोम्स को जहाँ भी इंजेक्ट किया जाता है वो वहाँ पे नई चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं। अगर हम इन्हें स्किन पे इंजेक्ट करें तो नई स्किन बनती है, एक्ने स्कारिंग ख़त्म होती है, स्किन टेक्सचर इंप्रूव हो जाता है। और अगर हम स्कैल्प पे लगाएं तो हमने देखा है कि हेयर रिस्टोरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। एक्सोसोम्स का फ़ायदा ये है कि इनको मंथली बेसिस पे नहीं करना पड़ता। जैसे पीआरपी के आपको मंथली सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन एक्सोसोम्स को 6 मंथली या ईयरली बेसिस पे किया जा सकता है एज़ पर योर रिस्पॉन्स। अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है तो हम इसको ईयरली भी कर सकते हैं। एक्सोसोम्स लगाने के एक से 2 हफ्ते के अंदर आपका हेयर फॉल रुक जाता है और 3 to 6 मंथ्स में नए बाल आना शुरू हो जाते हैं और हेयर रिस्टोरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। अब लास्ट प्रोसीजर जो कि बहुत कम जगहों पे अवेलेबल है और इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है हेयर रिस्टोरेशन के लिए, वो लेज़र्स का इस्तेमाल है। लेज़र्स में स्पेसिफ़िक वेवलेंथ की लेज़र्स और स्पेसिफ़िक मोड पे यूज़ की जाने वाली लेज़र्स हेयर रिस्टोरेशन में काम कर रही हैं, जिसमें फोटोना की एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ हुई है जिसमें एर्बियम या का स्मूथ मोड यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका बिल्कुल डाउन टाइम नहीं है, टोटली पेनलेस प्रोसीजर होता है तो आप नीडल से बच जाते हैं। 20 to 30 मिनट्स के प्रोसीजर में आपके बालों को स्टिमुलेट किया जाता है और आपको बस ऐसे ही लगता है जैसे आपके स्कैल्प पे एक
हीट वाला मसाज हो रहा है, जो कि बिल्कुल टॉलरेबल हीट होती है, एक वार्मथ का एहसास होता है। और इसको मंथली बेसिस पे किया जाता है, यहाँ तक कि आपका हेयर फॉल रुक जाता है और वहाँ पे 2 to 3 मंथ्स में बेबी हेयर आना शुरू हो जाते हैं, जो कि 6 मंथ्स में टर्मिनल हेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइक मोटे बालों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस तरह से इस ट्रीटमेंट से, जो कि टोटली पेन फ्री है और जिसको रिपीट भी एवरी मंथ किया जाता है और इसका कोई डाउन टाइम नहीं है, तो इससे बालों की रिस्टोरेशन में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। लेकिन चूंकि ये नॉन इन्वेजिव वे है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता काम करता है और इसको हमें यूजुअली कंबाइन करना पड़ता है विद मेडिकेशंस और टॉपिकल स्प्रे। तो आई होप कि आपको हेयर लॉस की सारी साइंस समझ आ चुकी होगी, और अगर आपको हेयर लॉस है और इससे मुतालिक आपके कुछ भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं, या आपको इस पे सोल्यूशंस पे बात करनी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।